हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं शेयर मार्केट पर बनी एक बेहतरीन मूवी जिसका नाम है मनी, जो 2019 में आई थी। इस मूवी को आपको डिटेल में बताया जाएगा कि लोग शेयर मार्केट में स्कैम करके रातों रात करोड़पति कैसे बनते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये मूवी आपके लिए ही बनी है। मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो IMDb ने इसे 6.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम सियोल शहर में बसा एक छोटा आइलैंड देखते हैं जिसका नाम योइडो है, जहां कोरिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज हब है। यहाँ की स्टॉक मार्केट में हर दिन करीब $7 बिलियन से ज्यादा लेन देन किया जाता है। इस आइलैंड पर हर रोज तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं और चो भी उनमें से ही एक है जिसकी सैलरी बस $3,000 है। लेकिन बिजनेस के हिसाब से अनलिमिटेड कमीशन मिलता है और उस दिन चो का कंपनी में पहला दिन है। आगे हमें पता चला कि चो का दिमाग इतना शार्प था कि उसे स्टॉक के सभी कोड वर्बली याद थे। अब 9 बजते ही मार्केट ओपन होता है और डीएम सिक्योरिटी के सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वो लोग उनके क्लाइंट्स के कहने पर शेयर को खरीदते या बेचते हैं और इस काम के लिए उन्हें अच्छा खासा कमीशन मिलता है। और ठीक 6 घंटे बाद मतलब 3 बजे मार्केट बंद होते ही सारी पिक्चर सबके सामने आती है, जैसे किसने कितना कमीशन कमाया या कितना गवाया। तभी हम देखते हैं कि डीएम कंपनी के सभी एम्प्लॉय ने अच्छा खासा कमीशन कमाया था, लेकिन चो की पहले दिन की कमाई 0 थी। मार्केट बंद होने के बाद सभी लोग लंच करने जाते हैं, जहाँ चोई को उसका फंड मैनेजर अपने पैसों से खाना खिलाता है। यहाँ चो फंड मैनेजर की सारी बातें एक डायरी में नोट करने लगा, क्योंकि उसका मानना था कि एक्सपीरियंस लोग बातों बातों में काफी कुछ सीक्रेट खोल देते हैं। आगे चो दुकान से एक महंगा लाइटर इंस्टॉलमेंट पर खरीदता है ताकि वो अपने सीनियर्स की सिगरेट्स को जला सके। आगे ऐसे ही चो अपने सीनियर्स को खुश करने में लग गया। मूवी में आगे हम मिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो उसी कंपनी में बस एक्सपीरियंस लेने के लिए काम कर रहा था, क्योंकि उसके पिता की खुद की एक बहुत बड़ी फर्म है। मतलब मिन पहले से काफी अमीर है। मिन और चो पहले से काफी अच्छे दोस्त है और उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि चो काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स किसान है जिनका स्ट्रॉबेरी का फार्म है। अगले दिन चो जब अपने पिता के साथ फार्म में उनकी मदद कर रहा था तब उसे पता चला कि उसके पिता के पेट में एक ट्यूमर है। ये सुनते ही चो को अपने पिता की चिंता होने लगी। आगे चो अपने जॉब पर गया और क्लाइंट के कॉल अटेंड करने लगा, लेकिन कोई भी क्लाइंट उसके थ्रू स्टॉक मार्केट में डील नहीं करना चाहता, जिससे वो निराश हो जाता है। अब चो उस कंपनी में सबसे जूनियर था, इसीलिए उसे अपने सीनियर्स के लिए ब्रेकफास्ट और कॉफी भी बनाना पड़ता था, क्योंकि ये उस कंपनी का रूल था। आगे चो जब अपना काम कर रहा था तब उसे एक क्लाइंट का कॉल आता है। उसने बस कंपनी का नाम लेकर कॉल कट कर दी। मतलब उसने ये नहीं बताया कि चो को उस कंपनी के स्टॉक खरीदने हैं या बेचने हैं। अब चो यहाँ कंफ्यूज हो गया था, इसीलिए वो अपना दिमाग चलाने लगा और उस कंपनी के 20,000 शेयर खरीद लिए। जिसके कुछ ही देर बाद ही उसी क्लाइंट का कॉल आया और वो चो को गालियां देने लगा, क्योंकि वो क्लाइंट शेयर्स को बेचना चाहता था, लेकिन चो ने उसे दोबारा खरीद लिया। इसीलिए वो चो से अपने पैसे वापस मांगने लगा। ये बात कंपनी के प्रेसिडेंट तक पहुंच गई, इसीलिए सभी लोग चो को गालियां देने लगे, क्योंकि चो की वजह से जो नुकसान हुआ था मैनेजर उसकी भरपाई सभी के कमीशन काट कर करने वाला है। हालांकि चो की इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब चल रही थी। पूरा दिन खराब जाने के बाद चो निराश होकर ऑफिस से बाहर निकलता है। अब चो को उस कंपनी में काम करते हुए पूरे 10 महीने हो चुके थे, लेकिन अब तक उसने $3,000 के अलावा कोई कमीशन नहीं कमाया था। जहाँ सभी लोग अपने कमीशन के पैसों से पार्टी कर रहे थे, वही चो शराब पीकर गम में डूबा हुआ था। अब चो ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी, इसीलिए नशे में वो अपने ही सीनियर्स को गालियां देने लगा, लेकिन उस समय कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। तभी डीएम सिक्योरिटी कंपनी के एक एम्प्लॉय की नजर चो पर जाती है, जिसका नाम पार्क है। पार्क चो को पहले कंफर्ट करता है, जिसके बाद वो उसे एक स्पा में लेकर गया, जहाँ दोनों बॉडी मसाज लेते हैं। वहाँ पार्क बताता है कि वो लोग उस कंपनी में चाहे कितना भी कमीशन कमा ले, लेकिन वो लोग उन पैसों से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ये ही नहीं पता कि कमाए हुए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके और भी ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। जो पार्क की बातों को ध्यान से सुन रहा था, तब पार्क पूछता है कि क्या चो ने बॉन्टिक का नाम सुना है, लेकिन चो को बॉन्टिक के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और हम चो को कंपनी के बाहर एक स्ट्रीट पर खड़ा देखते हैं। तभी वहाँ उसका दोस्त मिन अपनी महंगी कार में आता है और उसे कॉफी के लिए इनवाइट करता है। कॉफी पीते समय चो ने मिन से बॉन्टिक के बारे में पूछा। तब मिन ने बताया कि बॉन्टिक एक कंपनी है जहाँ मोटा पैसा लगाकर शेयर मार्केट को कंट्रोल किया जाता है। बेसिक
बेसिकली मिन के हिसाब से बॉन्टिक एक इलीगल फर्म है जहाँ शेयर मार्केट को कंट्रोल करके फ्रॉड किए जाते हैं। उसी रात चो फिर से पार्क के घर जाता है और यहाँ हमें पता चला कि पार्क एक बहुत ही आलीशान घर में रहता है और एक लेविश लाइफस्टाइल जीता है। वहाँ पार्क चो को टिकट नाम के एक आदमी के बारे में बताने लगा कि वो शेयर मार्केट का बुल है और हर कोई उसके साथ काम करके पैसा कमाना चाहता है, लेकिन ऐसे बहुत कम ब्रोकर है जो टिकट के बारे में जानते हैं। फिर पार्क अपनी कहानी बताने लगा कि वो टिकट के साथ कैसे जुड़ा और मूवी फ्लैशबैक में गई। दरअसल पार्क भी पहले कमीशन एजेंट के तौर पर एक छोटी मोटी कंपनी में ज्वाइन हुआ था। उस समय वहाँ का फंड मैनेजर टिकट के साथ हाथ मिलाने वाला था और उस मैनेजर ने असिस्टेंट के तौर पर पार्क को अपने साथ रखा था और टिकट के साथ जुड़ते ही पार्क को उसका पहला कमीशन $8 लाख का मिला और वहीं से उसकी लाइफ चेंज हो गई। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। $8 लाख सुनते ही चो के होश उड़ गए। पार्क पूछता है कि क्या चो टिकट के साथ काम करना चाहेगा, क्योंकि टिकट भी अपने लिए एक नया ब्रोकर ढूंढ रहा है। अब चो कई महीनों से बहुत परेशान था और ये ऑफर उसके लिए किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था, इसीलिए वो तुरंत ही मान गया। तब पार्क बताता है कि टिकट से मिलने के लिए चो को अकेले ही जाना होगा, क्योंकि वो नए ब्रोकर से अकेले ही मीटिंग करता है। आगे हम चो को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो टिकट से मिलने आया था। तभी रेस्टोरेंट के रिसेप्शन पर एक कॉल आती है और वो कॉल चो के लिए थी। कॉल पर बात करने पर उसे एक आदमी इंस्ट्रक्शन देने लगा कि चो को पहले उस रेस्टोरेंट से बाहर आना होगा और कुछ ही दूरी पर एक अपार्टमेंट है जिसकी छत पर चो को जाना होगा। अब जैसे ही चो बिल्डिंग की छत पर पहुंचा तब वहाँ उसे एक आदमी मिला जो और कोई नहीं बल्कि टिकट था। टिकट उससे ज्यादा बात नहीं करता, वो चो को बस इतना बताता है कि अगले दिन मार्केट ओपन होते ही उसे कॉल आएगी जिसमें चो को फेक नाम से एक अकाउंट खोलने को कहा जाएगा और अकाउंट खुलते ही उसमें तकरीबन 50 मिलियन मतलब $5 करोड़ का ट्रांजैक्शन होगा, जिसका प्रॉफिट $2 करोड़ निकलेगा और उन $2 करोड़ में से चो को सीधा $5 लाख का कमीशन मिलेगा, जो उसकी सैलरी से ऑलमोस्ट 250 गुना ज्यादा है। इतना बोलकर टिकट ने उसे पर्सनल मोबाइल दिया जिस पर अगले दिन चो को कॉल आने वाली है। आखिर में टिकट बताता है कि चो के लिए ये बस एक शुरुआत है और अगर वो टिकट के कहने पर चलेगा तो वो बहुत सारे पैसे कमाएगा, लेकिन इसके लिए चो को इस मीटिंग को सीक्रेट रखना होगा। अब चो को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पहला कमीशन $5 लाख होगा। अब अगले दिन चो ऑफिस गया और मार्केट ओपन होते ही सबसे पहले सैमुअल एसेट के नाम से एक अकाउंट ओपन किया, जिसके तुरंत बाद उस अकाउंट में $50 मिलियन का डिपॉजिट कर दिए गए। लेकिन तभी उसके सीनियर की नजर उस अकाउंट पर गई। तब चो कंपनी के मैनेजर को बताता है कि उसने एक क्लाइंट को किसी शेयर की जानकारी दी, इसीलिए उसके क्लाइंट ने उसकी कंपनी में अकाउंट बनाकर उसमें $50 मिलियन का ट्रांजैक्शन कर दिया। ये सुनते ही सभी के होश उड़ गए, क्योंकि किसी भी क्लाइंट ने अब तक उनकी कंपनी में इतना बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं किया था। अब मार्केट ओपन होने से पहले ही चो को टिकट के दिए गए मोबाइल पर कॉल आता है। वो चो को बताता है कि मार्केट ओपन होते ही स्प्रेड कंपनी के 13,000 शेयर बिकने आएंगे, लेकिन चो को उन 13,000 में से 8,000 शेयर ही खरीदने होंगे। अब सभी को पता था कि मार्केट में स्प्रेड कंपनी के 100 से ज्यादा शेयर कभी बिकने नहीं आते। तभी हम दूसरी सिक्योरिटी कंपनी में किम नाम के एक आदमी को देखते हैं और वो भी टिकट के लिए ही काम कर रहा था। मार्केट ओपन होते ही बिना किसी को पता चले किम ने स्प्रेड कंपनी के 13,000 शेयर बेचने के लिए पोर्टर पर डाल दिए। अब जैसे ही शेयर बिकने के लिए आए, उधर चो ने बिना देर किए उनमें से 8,000 शेयर खरीद लिए। अगले सीन में हम फाइनेंशियल सुपरविजन सर्विस का ऑफिस देखते हैं, जिनका काम शेयर मार्केट के फ्रॉड को कंट्रोल करना है। उनके सिस्टम पर अचानक इस डील की जानकारी दिखने लगी। वही दूसरी तरफ हम उस सिक्योरिटी कंपनी को देखते हैं जहाँ से किम ने स्प्रेड कंपनी के शेयर बेचे थे। किम के बॉस को भी इस डील की खबर मिल गई और वो समझ गया कि ये हरकत उनके ही किसी एम्प्लॉय ने की है। अब हम किम को देखते हैं जो बड़े आराम से अपनी सिगरेट पी रहा था। किम को देखकर लग रहा था कि उसे इस डील से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो टिकट के लिए काम कर रहा है जिसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। वही दूसरी तरफ हम किम के बॉस को देखते हैं जो स्प्रेड कंपनी के ओनर के गुस्से को हैंडल कर रहा था। तब किम का बॉस अपने सभी एम्प्लॉय को वापस उन शेयर को किसी भी कीमत पर खरीदने कहता है। अब इतनी बड़ी कंपनी के शेयर मार्केट में देखकर डीएम कंपनी की तरह दूसरी कई सारी कंपनी चो के खरीदे हुए शेयर्स को परचेस करने के लिए ऑर्डर करने लगी। ये बात डीएम कंपनी के प्रेसिडेंट को पता चल गई और वो सीधा चो के पास आता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस चो ने इतने महीनों में कुछ नहीं किया, आज अचानक इतनी बड़ी डील कैसे कर ली। फिर वो कंफर्म करने के लिए चो के फोन से उसके क्लाइंट को कॉल करता है। वही दूसरी तरफ चो का क्लाइंट कॉल उठाता है और हम देख पाते हैं कि वो एक फेक क्लाइंट है जिसे बस कंफर्मेशन देने के लिए रखा गया है। वो फेक क्लाइंट डील का कंफर्मेशन देता है और कॉल कट कर देता है। तभी सभी लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी डील करने से पहले चो को अपने सीनियर से डिस्कस करना चाहिए था। इस पर चो कहता है कि उसे पहले ही दिन से बताया गया था कि बिना समय बर्बाद किए जो भी ऑर्डर आ रहे हैं उन्हें तुरंत खरीद लेना चाहिए, और उसने वही किया। तब पार्क खड़ा होता है और चो का स्टैंड लेते हुए बताता है कि उस क्लाइंट का अकाउंट ओपन करने में उसी ने चो की मदद की थी, जिसके बाद पूरा मैटर शांत हो गया। लेकिन इतनी बड़ी डील होने की वजह से शेयर मार्केट में भूचाल आ गया था, जिससे मार्केट तेजी से नीचे गिरने लगा। और अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट बनाने का यही एक मौका होता है। इसीलिए मार्केट गिरते ही सभी लोग तेजी
तेजी से शेयर खरीदने में लग गए। कुछ ही देर बाद 3 बजते ही मार्केट क्लोज होता है और तभी डीएम सिक्योरिटी के टॉप ब्रोकर्स की लिस्ट जारी होती है, जिसमें जो का नाम पहले नंबर पर था और उस दिन चो का कमीशन $50,000 बना। लेकिन चो की असली कमाई तो कहीं और से ही हुई थी। अगले सीन में हम चो को टिकट के साथ देखते हैं, जहाँ टिकट उसे $5 लाख का चेक कमीशन के तौर पर देता है। फिर टिकट उसे बताता है कि चो को सबसे पहले बहामास में एक फेक नाम से अकाउंट ओपन करना होगा और टिकट के जरिए कमाए हुए पैसे चो को उसी अकाउंट में डिपॉजिट करने होंगे, वरना वो पकड़ा जाएगा। आगे चो जब अपने कमीशन का चेक देखता है तब उस पर मार्क चो नाम लिखा था, मतलब उसे इस नाम का अकाउंट ओपन करना होगा। अब आपको पता ही है कि अचानक इतना पैसा एक साथ मिलने से इंसान का क्या होता है, और चो ने भी वही किया। उसने सबसे पहले अपने लिए एक शानदार घर खरीदा, जहाँ से वो स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को देख सकता था। चो ने अपने पेरेंट्स को भी काम करने से मना कर दिया और अपने पिता का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज भी शुरू कर दिया, क्योंकि आपको याद ही होगा कि चो के पिता को पेट में ट्यूमर है। आगे हम चो को जिन नाम की एक लड़की के साथ देखते हैं, जो उसकी गर्लफ्रेंड है और सोशल स्टडी की टीचर है। वो दोनों एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। तब चो जिन को अपने घर की फोटो दिखाता है। ये देखकर जिन को उस पर शक हुआ कि अब तक चो ने ढेला भी नहीं कमाया था और आज अचानक उसके पास घर खरीदने के लिए भी पैसे आ गए। इसीलिए वो चो से इस बारे में सवाल पूछने लगी। तब चो बताता है कि जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है वहाँ इतना पैसा कमाना आम बात है और हर कोई इतना ही कमाता है। ये बोलकर चो ने जिन को बेवकूफ बना दिया। आगे चो रेस्टोरेंट के बाथरूम में गया। तभी वहाँ उसकी मुलाकात हान नाम के आदमी से हुई। हान को चो के बारे में सब कुछ पता था कि वो एक ब्रोकर है और कौन सी कंपनी में जॉब करता है। यहाँ तक कि हान को चो के नए घर के बारे में भी पता था। अब ये सब जानकर चो सोच में पड़ गया कि एक ऐसे आदमी को उसके बारे में इतना सब कैसे पता चला, जबकि वो हान को पहली बार मिल रहा है। तभी हान चो को अपना विजिटिंग कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। विजिटिंग कार्ड खोलकर देखने पर चो को पता चला कि हान फाइनेंशियल सुपरवाइजर कंपनी का एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जिसका काम शेयर मार्केट में चल रहे फ्रॉड्स को पकड़ना है। अब चो को पता था कि स्प्रेड कंपनी के 8,000 शेयर उसने इलीगल तरीके से खरीदे हैं और इस पर उसने गेस कर लिया कि हान अब उसके पीछे पड़ गया है, जिससे चो काफी घबरा गया और भागता हुआ टिकट के पास पहुंचा। अब टिकट हान के बारे में पहले से जानता था, इसीलिए वो चो को उससे सावधान रहने कहता है। टिकट बताता है कि जिस स्प्रेड कंपनी के अचानक इतने शेयर बिक गए, हान उस डील की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा और उसे पता चल गया होगा कि वो डील चो ने की है। फिर टिकट चो को कंफर्टेबल करने के लिए कहता है कि हान को अब तक फ्रॉड के कोई एविडेंस नहीं मिले, इसीलिए वो चो को परेशान कर रहा है। मतलब अब चो पर डिपेंड करता है कि वो कितने जल्दी पकड़ा जाएगा। वो कितना कूल एंड काम रहेगा उतना ही सेफ रहेगा। आगे टिकट कहता है कि अगर चो को इस काम से डर लग रहा है तो वो इसी समय काम छोड़ सकता है और उसके बदले टिकट किसी और ब्रोकर को हायर कर लेगा। लेकिन अब चो लालच के दलदल में पूरी तरह फंस चुका था और वो ये मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो टिकट से माफी मांगता है और इस काम को कंटिन्यू करने कहता है। आगे टिकट चो को एक रेस्टोरेंट के चौथे फ्लोर पर जाने कहता है, जहाँ उसे कॉल आने वाली है। लेकिन जैसे ही चो वहाँ पहुंचा, उसके कुछ ही देर बाद टिकट भी वहाँ पहुंच गया। वो चो को बताता है कि अब उसे प्रोग्राम ट्रेडिंग में डील करनी होगी। अब जिसे प्रोग्राम ट्रेडिंग नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, दरअसल अलग अलग टॉप की कंपनीज के शेयर्स का एक बंच बनाया जाता है और उन्हें एक पोर्टफोलियो में डालकर उन्हें एक साथ बेचा या खरीदा जाता है और इसी प्रोसेस को प्रोग्राम ट्रेडिंग कहते हैं। अगले दिन चो अपने ऑफिस गया और प्रोग्राम ट्रेडिंग सीखने लगा, लेकिन उसके बॉस ने ये बोलकर प्रोग्राम ट्रेडिंग करने से मना कर दिया कि चो इस काम के लिए अभी नया है, इसीलिए प्रोग्राम ट्रेडिंग पार्क ही हैंडल करेगा। लेकिन टिकट ने पहले ही चो को ऑर्डर दिया था कि पार्क को इन सब से दूर रखना होगा, इसीलिए चो बताता है कि उसने प्रोग्राम ट्रेडिंग अच्छी तरह सीख ली और अब वो इसे इजीली हैंडल कर सकता है। जिसके बाद चो टिकट की दी गई पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में चोरी छुपे अटैच करता है और कुछ क्लाइंट्स को कई कंपनीज के पोर्टफोलियो सेल कर देता है, जो पूरी तरह से इलीगल है। आगे हमें पता चला कि चो ने $70 मिलियन का ट्रेड किया था, जिसका प्रॉफिट तकरीबन $18 मिलियन हुआ और उस हिसाब से चो का कमीशन $1.2 मिलियन बना। मतलब चो अचानक मिलियनर बन गया और अब यही से चो को पर लग गए। अब वो हवा में उड़ने लगा। इतना पैसा देखकर चो का दिमाग हिल गया, इसीलिए वो अपने दोस्त मीन को लेकर एक क्लब में गया, जहाँ वो अपने पैसों से मीन और पप की 2 लड़कियों को पार्टी देता है। वैसे अगर चो की तरह आप भी मिलियनर बन गए तो आप उन पैसों से सबसे पहले क्या खरीदोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पार्टी करने के बाद चो जब अपने अपार्टमेंट के प्रीमाइसेस में पहुंचा, तब उसे वहाँ हान मिला। वो उसका वेट कर रहा था। हान को शक था कि चो टिकट के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब अचानक टिकट का नाम सुनकर पहले तो चो काफी डर गया, लेकिन उसे पता था कि डरने से काम खराब हो जाएगा, इसीलिए वो हान से सर्च वारंट पूछता है। लेकिन हान उस समय सर्च वारंट नहीं लाया था। तब चो ने सोसाइटी के गार्ड को बुलाकर बताया कि हान उसे कुछ दिनों से परेशान कर रहा है और अब वो बिना परमिशन से सोसाइटी में घुस आया। ये सुनकर गार्ड हान को वहाँ से जाने कहता है। तब हान चो को एक एनवलप देकर वहाँ से चला गया। अब एनवलप चेक करने पर उसमें चो को उसकी ही कुछ फोटोज मिली, जिसमें वो एक रेस्टोरेंट से बाहर आ रहा था। मतलब हान चो पर नजर रख रहा है। अगले दिन चो ये बात टिकट को बताता है। तब
टिकट कहता है कि अगर चो हमेशा ऐसे ही डरता हुआ रहेगा तब हान उसके फ्रॉड को आसानी से पकड़ लेगा, इसीलिए उसे हमेशा कॉन्फिडेंट में रहना होगा। आगे टिकट चो को वेकेशन पर बहामास जाने कहता है। अगले सीन में हम चो को बहामास के बैंक में देखते हैं, जहाँ से चो अपने पूरे 1.4 मिलियन डॉलर विड्रॉल कर लेता है और सारे पैसे लेकर अय्याशी करने निकल जाता है। बीच पर जाने के बाद चो ड्रिंक करने के लिए शेक्स पर पहुंचा, जहाँ उसकी मुलाकात एक अमेरिकन सिटीजन रॉय से हुई और रॉय भी चो की तरह ही एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। दोनों मिलकर बहामास में काफी मस्ती करते हैं, लेकिन जैसे ही चो वेकेशन से वापस आया तब उसे पता चला कि उसके बड़े बड़े ट्रांजैक्शन और डील की वजह से डीएम सिक्योरिटी कंपनी में रेड पड़ गई और चो पर भी इंक्वायरी बैठ गई, जिसके लिए चो को इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया और उससे तरह तरह के सवाल पूछे गए। लेकिन चो ने इस बार सारे सवालों के जवाब पूरे कॉन्फिडेंट के साथ दिए। चो ने कहा कि वो बस एक मामूली ब्रोकर है और उसे कंपनी ने सिखाया है कि चाहे जो हो जाए उसे किसी भी क्लाइंट के ऑर्डर को मिस नहीं करना है। तो उस हिसाब से चो नहीं बल्कि उसकी कंपनी गलत हुई और इसीलिए उन्हें चो से माफी मांगनी चाहिए। ये कहकर चो ने सबकी बोलती बंद कर दी, जिसके बाद डीएम सिक्योरिटी से जितने भी सिस्टम और डेटा सीज किए गए थे वो सब कंपनी को वापस लौटा दिए गए। लेकिन अब डीएम कंपनी के नाम से तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी और लोग कंपनी के एम्प्लॉय की डिटेल निकालकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे, जिसमें एक पोस्ट पार्क की थी जिसमें वो ऑफिस की एक लड़की के साथ अय्याशी कर रहा था और ये बात पार्क की वाइफ को पता चल गई, इसीलिए वो पार्क के ऑफिस में जाकर उस लड़की को पीटने लगी, जिससे अच्छा खासा सीन क्रिएट हो गया, जिस वजह से कंपनी ने पार्क को निकाल दिया और चो को कंपनी का फंड मैनेजर बना दिया। इसीलिए पार्क को चो से जलन होने लगी। पार्क बताता है कि एक समय था जब वो भी कभी चो की तरह हवा में उड़ रहा था, लेकिन एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। आगे पार्क चो को टिकट के साथ काम करने से मना करता है और कहता है कि उसके साथ काम करने वाला कोई भी ब्रोकर ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रह सकता। पार्क के जाते ही चो ही अपनी कंपनी को संभालने लगा और कल तक जो उसे गालियां देते थे आज वो लोग चो की रिस्पेक्ट करने लगे। देखते ही देखते चो एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ता गया। चो पैसों के नशे में अंधा हो गया था। उसने ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की को डेट करना शुरू कर दिया और ये बात उसकी टीचर गर्लफ्रेंड जिन को भी पता चल गई, इसीलिए वो चो के ऑफिस जाकर उसे सबके सामने एक थप्पड़ मारती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। पैसों की चकाचौंध दुनिया ने चो को पूरी तरह बदल दिया था। एक रात चो जब अपने घर में सो रहा था तभी उसे बेक नाम के एक ब्रोकर का कॉल आता है और वो हान के बारे में पूछने लगा। हा का नाम सुनते ही चो ने रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल कट कर दी, लेकिन अगले ही दिन चो को पता चला कि जिस बेक नाम के ब्रोकर ने उसे आधी रात को कॉल किया था उसने सुबह होते ही खुद को खत्म कर लिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कदम उठाने से पहले बेक ने चो को कॉल किया था, इसीलिए पुलिस चो से पूछताछ करने लगी। तब चो पुलिस को ये बताकर पीछा छुड़ा लेता है कि उसे लगा कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। अब बेक ने खुद को खत्म क्यों किया और ऐसा करने से पहले उसने चो को कॉल क्यों किया था, इसका जवाब हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। अगले दिन चो जब अपने ऑफिस से निकलता है तब उसे हान मिला और बताया कि बेक ने खुद को नहीं मारा बल्कि उसका किसी ने खून किया, लेकिन चो उससे भी यही कहता है कि वो उस ब्रोकर को नहीं जानता। तब हान ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर चो के होश उड़ गए। हान बताता है कि बीती रात वो और बेक मिलने वाले थे, लेकिन हान के मिलने से पहले ही बेक ने खुद को खत्म कर लिया। अब सीधी सी बात है, जिस आदमी ने हान को खुद मिलने बुलाया था वो तो मिले बिना ऐसा कदम नहीं उठाएगा। आगे हान ने बताया कि बेक टिकट को पकड़ने में उसकी मदद करने वाला था और शायद ये बात टिकट को पता चल गई और इसीलिए उसने बेक को निपटा दिया। अगले दिन चो अपने ऑफिस गया और प्रोग्राम ट्रेडिंग की लिस्ट चेक करने लगा। तब उसे पता चला कि जिन दो ब्रोकर ने चो के साथ प्रोग्राम ट्रेडिंग में डील की थी उन ब्रोकर में से एक नाम बेक का और दूसरा चुन का है, लेकिन एक रात पहले बेक को खत्म कर दिया गया। लेकिन दूसरे ब्रोकर चुन तक हान पहुंच गया। हान बताता है कि उसने चुन के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है कि वो टिकट के साथ काम करता है और उसने बहुत सारे फ्रॉड किए हैं। तब चुन हान की बातों से घबरा गया। उसे लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो पार्क के पास गया क्योंकि चो की तरह पार्क ने ही उसे टिकट से मिलाया था। चो पार्क को हान के बारे में बताता है। अब इस पॉइंट पर पार्क भी टिकट से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो और चुन सीधा हान से मिलने जाते हैं और उसे यकीन दिलाते हैं कि वो लोग टिकट को पकड़वाने में उसकी मदद करेंगे। वही दूसरी तरफ हम चो को देखते हैं जो बेक की मौत से अब थोड़ा परेशान था, इसीलिए वो चुन से मिलने उसके ऑफिस जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो चुन से मिल पाता उसकी आंखों के सामने चुन को किसी ने बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया और इस तरह चुन का भी खून हो गया। सभी को लग रहा था कि चुन ने भी बेक की तरह खुद को मारा है, लेकिन तभी चुन का ध्यान उस किलर पर जाता है जिसने चुन को बिल्डिंग से नीचे फेंका था और वो किलर टिकट का ही भेजा हुआ था। मतलब टिकट को पता चल गया था कि चुन ने ही हान के साथ हाथ मिला लिया, इसीलिए उसने चुन को अपने रास्ते से हटा दिया। अब चो टिकट को पूरी तरह समझ गया था कि बहुत जल्द टिकट उसे भी रास्ते से हटा देगा। आगे टिकट अपने किलर के थ्रू चो के डेस्क पर एक एनवलप रखवा देता है जिसमें चो के लिए एक मैसेज था। कुछ देर बाद जब चो ने एनवलप खोला तो उसमें एक स्टेशन का नाम और मिलने का समय लिखा था। मतलब टिकट ने चो को उस स्टेशन पर 6 बजे मिलने बुलाया था। आगे चो टिकट के बताए गए एड्रेस पर जाने के लिए अपने ऑफिस से निकला। तब उसका दोस्त मीनू से बताता है कि हान उसके बारे में इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसीलिए चो को सावधान रहना चाहिए। लेकिन चो तो अब पैसों के नशे में पूरी तरह डूब चुका था और वो भूल गया था कि वो मिन ही था जो उसके बुरे समय में भी उसके साथ था। वो मिन से बहुत रूडली बात करता है और उसे अपनी पर्सनल लाइफ से दूर रहने कहता है। ये बोलकर चो मिन को धक्का देकर गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। आगे चो टिकट से मिलता है, तब टिकट उसे एक नया टास्क देता है और बताता है कि अगले दिन चो को नेकेड शॉटिंग में डील करनी होगी और ये डील पूरे $20 मिलियन की होगी। तब चो पूछता है कि टिकट के पास इतने पैसे है कि वो कई जन्मों तक ऐश कर सकता है, तो फिर वो ऐसे इलीगल काम क्यों कर रहा है। तब टिकट बताता है कि उसके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, वो ये काम बस मजे के लिए कर रहा है। मतलब टिकट का मतलब पैसा कमाना नहीं था, बल्कि उसे इस काम से मजा आ रहा था। आगे टिकट बताता है कि चो को नेकेड शॉटिंग में पूरे $20 मिलियन की डील करनी होगी, जिसके लिए उसे पूरे $5 मिलियन का कमीशन मिलेगा। और इस पॉइंट पर हम देख पाते हैं कि चो के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, क्योंकि ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा कमीशन था। अब हमें दिखाया जाता है कि जब चो की नई गर्लफ्रेंड जिम में एक्सरसाइज कर रही थी, तभी हान भी वहाँ पहुँच गया, क्योंकि उसे पता चल गया कि वो भी टिकट के लिए काम करती है। और इतना ही नहीं, हान के पास उसके खिलाफ कुछ सबूत भी थे, इसीलिए हान उसे ब्लैकमेल करके जेल भेजने की धमकी देता है। और अगर उसे जेल जाने से बचना है तो उसे चो के सिस्टम से सारा डेटा एक पेन ड्राइव में कॉपी करके उसे लाकर देना होगा। आगे हम देखते हैं चो को उसके क्लाइंट का कॉल आता है और वो उसे सिग्नल टेक कंपनी के 70,000 शेयर मार्केट भाव में खरीदने कहता है। अब 70,000 शेयर खरीदने के बाद चो को टिकट का कॉल आया और वो उसी कंपनी के 80,000 शेयर और खरीदने कहता है। उस समय सिग्नल टेक शेयर की कीमत पूरी तरह गिरी हुई थी, क्योंकि 2 दिन पहले उस कंपनी में आग लगी थी जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस कंपनी में टिकट ने ही आग लगवाई थी ताकि उसके शेयर पूरी तरह से बॉटम पर आ जाए, जिसके बाद टिकट उन शेयर्स को खरीद लेगा और बाद में सही कीमत पर बेच देगा और इस तरह उन्हें करोड़ों का फायदा होगा। वही दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं और उसे भी सिग्नल टेक कंपनी में आग लगने की खबर पता चल गई थी और उसे ये भी पता था कि वो आग टिकट ने ही लगवाई है, इसीलिए वो तुरंत अपनी कार से हान के पास जाने के लिए निकलता है। वही दूसरी तरफ डीएम सिक्योरिटी कंपनी के प्रेसिडेंट को पता चला कि चो ने नेकेड शॉटिंग में डील की, इसीलिए वो चो को अपने केबिन में बुलाता है। अब चो जैसे ही प्रेसिडेंट के केबिन में गया, इस बात का फायदा उठाकर किम ने उसके सिस्टम में पेन ड्राइव लगाकर सारा डेटा और ट्रांजैक्शन की डिटेल कॉपी कर ली। वही दूसरी तरफ केबिन में हम कंपनी के प्रेसिडेंट और चो के अलावा मिन को भी देखते हैं और उनकी बातों से हमें ये भी पता चला कि सिग्नल टेक कंपनी मिन के पिता की है। अब प्रेसिडेंट अपने सिस्टम में सारा ट्रांजैक्शन चेक करता है और मिन को केबिन से बाहर जाने कहता है, क्योंकि चो के नेकेड शॉटिंग से कंपनी को अच्छा खासा फायदा होने वाला था। आगे चो वापस अपने डेस्क पर आया और सिग्नल टेक के पूरे $20 मिलियन के शेयर खरीद लिए। तभी चो के फोन पर एक कॉल आता है। उसे लग रहा था कि वो कॉल उसके क्लाइंट का है, इसीलिए वो डील सक्सेसफुल खत्म करने का कंफर्मेशन देता है। लेकिन वो कॉल उसके क्लाइंट का नहीं बल्कि एक आदमी की थी, जो ऑफर देता है कि अगर चो उसके लिए काम करेगा तो उसे हर काम के लिए प्रॉफिट में से सीधा 50% का कमीशन दिया जाएगा। लेकिन चो ने उस आदमी का ऑफर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि उसे जिस भी क्लाइंट का कॉल आता है वो कभी चो का असली नाम नहीं लेता। लेकिन उस आदमी को चो का असली नाम पता था। दरअसल वो पूरा सेटअप हान का बनाया हुआ था और उसी ने एक आदमी से चो को कॉल करवाया था ताकि उसे चो के खिलाफ एविडेंस मिल सके। अब कॉल से ये तो कंफर्म हो गया था कि टिकट के दिए गए फोन पर चो ही बात कर रहा था और उस पर्सनल फोन का नंबर हान को उसी की गर्लफ्रेंड किम ने दिया था। इसीलिए पुलिस वाले चो को पकड़ने उसके ऑफिस पहुंच गए। उधर चो भी समझ गया था कि वो कॉल पुलिस ने ही किया था, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगा। लेकिन तब तक पुलिस वाले भी वहाँ पहुंच गए। उन्हें देखकर चो वहाँ से भागने लगा और बीच सड़क पर आ गया। लेकिन सेम टाइम पर टिकट का किलर भी उसे मारने वहाँ पहुंच गया। वो चो को अपनी बाइक से टक्कर मारकर गिरा देता है और वापस पलटकर उसकी तरफ आता है। लेकिन तभी उसके बीच में एक कार आ गई और किलर का एक्सीडेंट हो गया। इस बात का फायदा उठाकर चो वहाँ से भाग गया और सीधा एक हॉस्पिटल पहुंच गया। लेकिन वो वहाँ अपना इलाज करवाने नहीं बल्कि पार्क से मिलने आया था, क्योंकि पार्क जब हान से मिलने जा रहा था तब टिकट ने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। अब जैसे ही चो पार्क से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा तब उसके पीछे टिकट भी वहाँ पहुंच गया। वो पार्क की वाइफ से कहता है कि उसका हस्बैंड जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आगे चो टिकट से पार्क के बारे में पूछने लगा। तब टिकट ने बताया कि पार्क का एक्सीडेंट हो गया था और समय पर उसकी कार के एयरबैग भी नहीं खुले, इसीलिए पार्क कोमा में चला गया। लेकिन सच तो कुछ और ही था। आगे टिकट बताता है कि चो को कुछ देर पहले हान ने ही कॉल किया था ताकि वो उससे सच उगलवा सके। और यहाँ हम देख पाते हैं कि टिकट ने एक बार फिर से चो को अपनी बातों में फंसा लिया था। अगले दिन चो जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचा तब उसने देखा कि उसकी कंपनी में फिर से प्रोसिक्यूशन की रेड पड़ गई। तभी वहाँ हान आता है और चो को पूछताछ के लिए अपने साथ चलने कहता है, जिसके बाद हम चो को इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठा देखते हैं। तब हान बताता है कि वो जितने भी फ्रॉड और स्कैम को इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उन सबके लिंक कहीं न कहीं चो से ही कनेक्ट हो रहे हैं। आगे हान चो को वही पेन ड्राइव दिखाता है जो चो की गर्लफ्रेंड किम ने उसे दी थी। हान बताता है कि उसके पास चो का सारा काला चिट्ठा है। अब चो आसमान से सीधा जमीन पर
पर आ गिरा। उसे समझ में आ गया कि उसने टिकट से हाथ मिलाकर कितनी बड़ी गलती की, यहाँ तक कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त मिन को भी खो दिया। तभी चो के फोन पर एक मैसेज आता है और उसे पता चला कि मिन के पिता अब नहीं रहे। आगे हान चो से कहता है कि अगर वो टिकट को पकड़वाने में उसकी मदद करेगा तो वो चो को इन सब मुसीबतों से बाहर निकाल लेगा और उसका नाम बाहर नहीं आने देगा। आगे हम देखते हैं चो हान के पास से सीधा मिन के घर जाता है, लेकिन वो घर के अंदर नहीं जाता बल्कि उसे दूर से देखता है। उस समय मिन अपने पिता को खोने का अफसोस कर रहा था। चो वहाँ से सीधा टिकट के पास पहुंचा और उसे बताया कि हान ने उसे एक डील ऑफर की है कि अगर वो टिकट को पकड़वाता है तो उस पर से फ्रॉड के सभी चार्जेस हटा दिए जाएंगे। लेकिन टिकट को लग रहा था कि चो ने अपने कपड़ों में रिकॉर्डिंग डिवाइस या कोई कैमरा छुपाया है। तब चो अपने पूरे कपड़े उतार कर कहता है कि वो इतना बेवकूफ नहीं है जो हान की बातों में आएगा, क्योंकि उसे पता है कि टिकट के पकड़े जाने के बाद पुलिस उसे भी कभी नहीं छोड़ेगी। तब टिकट चो के उतारे हुए कपड़ों को स्विमिंग पूल में फेंक देता है और फिर से उन्हीं गीले कपड़ों को पहनने कहता है। दरअसल टिकट ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि चो के कपड़ों में अब भी कोई डिवाइस लगा है, इसीलिए उसने उन कपड़ों को पानी में फेंक दिया ताकि डिवाइस या कैमरा पानी में खराब हो जाए। इससे चो को एक बात तो समझ में आ गई कि टिकट उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, इसीलिए वो सीधा अपने दोस्त मिन के पास जाता है और उसे बताता है कि अगली सुबह मार्केट खुलते ही उसके पिता की कंपनी के शेयर ऊपर जाने वाले हैं। चो ने तय कर लिया था कि उसकी वजह से मिन का जितना भी नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई करवाएगा। चो बताता है कि वो मार्केट खुलते ही सिग्नल टेक कंपनी के कुछ शेयर खरीद लेगा, जिससे उन शेयर की वैल्यू कुछ समय के लिए बढ़ जाएगी और ये देखकर सभी लोग कंपनी के शेयर खरीदना शुरू कर देंगे। लेकिन मिन कहता है कि उसके अंकल कंपनी बेचने जा रहे हैं, पर चो ऐसा करने से मना करता है और अपने दोस्त से प्रॉमिस करता है कि वो सिग्नल टेक कंपनी को ऊपर उठाएगा। तब मिन अपने अंकल को कंपनी बेचने से रोक देता है। उधर टिकट का एक क्लाइंट चो को लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। आगे चो ने अपने बहामास के फेक अकाउंट से सिग्नल टेक कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए। अब आपको रॉय याद होगा जो चो को बहामास में मिला था। चो रॉय को फेक क्लाइंट बनाता है जो थर्ड पार्टी बनकर सिग्नल टेक कंपनी के शेयर खरीद लेता है, लेकिन उसमें सारा पैसा चो का लगा था। उधर टिकट भी चो की इस डील पर नजर गड़ा कर बैठा था। उसे पता चल गया कि चो सिग्नल टेक कंपनी के शेयर्स को हाईली वैल्यूएबल बना रहा है और ये बात टिकट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि ये एक तरह से टिकट के साथ धोखा करना था। उधर 3 बजने से पहले ही सिग्नल टेक कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई। तब मिन अपनी कंपनी के शेयर्स वापस खरीद लेता है और उसकी कंपनी डीलिस्ट होने से बच गई। चो ने अपना काम तो कर दिया था, लेकिन अब टिकट का किलर चो के पीछे पड़ गया। वो चो को मारने के लिए उसके ऑफिस गया, लेकिन उस समय चो काफी सारे लोगों के बीच घिरा हुआ था, इसीलिए किलर चो को नहीं मार पाता। वही दूसरी तरफ हान शक के बिना पर सर्च वारंट लेकर टिकट के ऑफिस पहुंच गया, लेकिन टिकट हान से एक कदम आगे निकला। वो अपनी जगह किसी और को कंपनी का बॉस बनाकर खुद वहां से निकल गया। वही दूसरी तरफ चो जब अपने ऑफिस में काम करते बैठा था, तब उसे टिकट का कॉल आता है। वो चो को मिलने के लिए उसी स्टेशन पर आने कहता है, इसीलिए चो टिकट से मिलने वहां पहुंच गया। स्टेशन पर जाने के बाद चो टिकट से माफी मांगता है, क्योंकि उसकी डीलिंग की वजह से टिकट को पूरे $30 मिलियन का नुकसान हुआ था और चो को पता था कि टिकट अब उसे मरवा देगा, लेकिन टिकट उसे मारने की ऐसी कोई बात नहीं करता। फिर टिकट चो का कोट हटाता है। तब हम देख पाते हैं कि चो ने अपने कपड़ों में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपाया था, जिसे टिकट ने पकड़ लिया। दरअसल चो टिकट के पास जाने से पहले हान के पास गया था और ये सारा सेटअप चो और हान का ही था, ताकि टिकट को जेल भेजने के लिए कोई ठोस सबूत मिल सके। लेकिन टिकट उस रिकॉर्डर को निकालकर तोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। तभी चो टिकट को रोकने के लिए उसे गालियां देने लगा, लेकिन टिकट को पता था कि उसका वहां रुकना रिस्की है, इसीलिए वो ट्रेन के अंदर जाने लगा। तभी चो ने अपने बैग से बहुत सारे पैसे निकाले और उन्हें हवा में उड़ा दिया, जिससे ट्रेन में जाने वाले सभी लोग पैसों के पीछे भागने लगे और इस तरह ट्रेन का डिपार्चर पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन तभी पीछे से टिकट का किलर आता है और चो को चाकू मार कर वहां से जाने लगता है, लेकिन चो ने घायल होने के बाद भी उस किलर का पैर पकड़ लिया। तब तक हान और उसकी टीम भी वहां पहुंच गई और उन्होंने किलर और टिकट को पकड़ लिया। टिकट हान से कहता है कि उसे जेल भेजने के लिए हान के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तभी चो एक रिकॉर्डर प्ले करता है और हमें पता चला कि चो ने टिकट के साथ पहली मीटिंग से लेकर आखिरी मीटिंग तक सब कुछ रिकॉर्ड किया था और इतना ही नहीं, उसने टिकट के जरिए किए गए सारे ट्रांजैक्शन का डेटा भी संभाल कर रखा था। चो वो सब हान को हैंडओवर कर देता है, जिसके बाद टिकट को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन मौके का फायदा उठाकर घायल चो किसी तरह ट्रेन में चढ़ गया और वहां से निकल गया। तब हान उसे कॉल करता है और बताता है कि चो इस तरह नहीं भाग सकता, क्योंकि उन्हें सबूतों के साथ विटनेस की भी जरूरत होगी। तब चो कहता है कि पुलिस विटनेस को सस्पेक्ट में बदलना अच्छी तरह जानती है और रही बात गवाही की, तो वो उस दिन कोर्ट में पहुंच जाएगा। चो ने हान को उन सारे मोबाइल फोन की लोकेशन बता दी जो ट्रेडिंग के लिए टिकट ने उसे दिए थे और उन्हीं मोबाइल फोन के साथ चोई ने हान की बेटी के लिए एक टेबलेट भी रखा था ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर सके। आगे हम चो को ट्रेन में बैठा देखते हैं और इतना सब होने के बाद वो एक बात तो अच्छी तरह समझ गया था कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, इसीलिए अब वो अगला टिकट
किड बनने का सोचने लगा और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप जितने लाइक और कमेंट करोगे उतना ही यूट्यूब इस वीडियो को रिकमेंड करेगा। इसीलिए लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और आप ऐसी ही और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।